burning my blood. 5 times I have recorded about almost 15 minutes of the session, and somebody rings the bell and somebody sits there to argue. Oh, unwarranted, uncalled people. For what reason? Nothing. They just came to disturb me. What is it in this session that the प्याज लहसन doesn't want me to record? Okay, अब कुछ भी हो जाए, ये सेशन तो मैं रिकॉर्ड करके रहूंगी. ओके, सेशन नंबर 100 जो 29 नवंबर 1982 को हुआ. आर्कएंजल माइकल, Ra, Council and Confederation of the Love and Light of the One Infinite Creator. प्लीज मेरी रक्षा करना, मेरे घर की, मेरे अपनों की, मेरे परिवार की रक्षा करना. जितने लोग ये सेशन देख रहे हैं आज, कल, परसों या 10 साल बाद, उन सबकी रक्षा करना. उनके घर परिवार की, उनके संपत्ति की रक्षा करना, उनके प्रियजनों की रक्षा करना. इसके अलावा आर्कएंजल माइकल, कैन यू प्लीज मेक श्योर दैट आई एम एबल टू कंप्लीट दिस सेशन नाउ. मैं थक गई हूँ, 5 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ. मतलब गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है. कब तक मुझे ऐसे परेशान करता रहेगा? ये नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव ऊर्जा को प्लीज मुझसे दूर रखिए. मैं सेशन के दौरान मुझे ऐसे ऐसे मच्छर काट के जाते हैं जैसे सांप ने डसा हो, ऐसे निशान पड़ गए मेरे शरीर पे. प्लीज आर्कएंजल माइकल, इन मच्छरों को भी दूर रखो मुझसे. और दरवाजे की घंटी तो जब तक मैं सेशन कंप्लीट ना कर लूं ना, प्लीज मेक श्योर कि कोई ना बजाए. थैंक यू सो मच. मुझे ये सेशन पूरा करने में हेल्प कर दो आर्कएंजल माइकल, प्लीज. ओके. तो डॉन पूछता है कार्ला की तबीयत. रा कहता है जैसी थी वैसी है. वो कहता है कि वो कह रही थी कि उसे बार बार चक्कर आते आने लगते हैं जब से वो पानी के अंदर जकूजी में या टब में बैठती है. तो वो कहता है हाँ, तो कैसे नहीं होंगे, वो तो आएंगे, क्योंकि वो तो हर चीज को जरूरत से ज्यादा करती है. जरूरत से मतलब अपनी कैपेसिटी से बाहर करती है. अगर उसके शरीर में ताकत है 2 किलोमीटर चलने की, वो 3 चल के आएगी, 4 चल के आएगी. और अगर उसे 20 में, तो वो बेसिकली हर चीज जरूरत से ज्यादा करती है. और वो खुद का बलिदान देने पे क्यों तुली हुई है? बलिदान खुद का दे के अगर वो कुछ जरूरत से ज्यादा इस तरह करती रहेगी और कल को वो मर जाएगी, तो उसका क्या फायदा होने वाला है? कुछ फायदा होने वाला है? मतलब मरने के बाद तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगी दूसरों की सेवा. तो अब जो कर रही है तो थोड़ा हद में करेगी, तो थोड़ा सही रहेगी ना. तबीयत भी सही रहेगी और लंबे समय तक दूसरों की सेवा कर पाएगी. तो फिर वो कहता है कि जहां तक वो पानी का सवाल है, उसका ताल्लुक उसकी बाकी की चीजों से, वो जो करती है ना दिन में, उसके साथ है. अब क्या है कि एरोबिक्स करने के बाद कम से कम 3 से 5 घंटे तक उसे नहाना नहीं चाहिए, लेकिन वो जाके टब में बैठ जाती है. तो इस चीज का ध्यान रखो कि वो पानी में तुरंत जाके ना बैठे. दूसरा, जब वो वॉक करने जाती है, सैर करने जाती है, तो सैर करने के बाद कम से कम 40 मिनट तक उसे नहाना नहीं चाहिए या टब में नहीं बैठना चाहिए, जकूजी में. तो इन चीजों का वो ध्यान नहीं रखती. तीसरा, वो जो पांचवी घनत्वता का है, वो इसको आके परेशान करता है. जब वो सैर करने जाती तब भी करता है, पानी में बैठती तब भी करता है. लेकिन वो इसलिए करता है क्योंकि जब वो पानी में बैठती है, तो अगर उसको से 15 मिनट बैठना चाहिए, तो आधे घंटे तक पानी में ही बैठी रहेगी. तो पहले तो जरूरत से ज्यादा खुद को थका लेगी, और उसके बाद जरूरत से ज्यादा टब में बैठी रहेगी. तो ऐसे तो नहीं होता ना, हर चीज की एक हद होती है. तो वो हद को पार मत किया करो. तो फिर डॉन कहता है कि कर्नल स्टीवंस करके हमारा एक साथी है, उसके कुछ सवाल हैं, और मैं वही सवाल अपने लिए भी पूछना चाहता हूँ, ताकि इस किताब में अगर मुझसे कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसे ठीक कर सकूं. तो एक तो क्वारंटाइन जो धरती पर लगी है, मेरे ख्याल से उसी क्वारंटाइन की बात कर रहा है, उसके असर के बारे में करना चाहता हूँ, हम जानना चाहते हैं. दूसरा, हम पहले विभाजन के बारे में जानना चाहते हैं जो फ्री विल था. तीसरा, बिली मायर करके स्विट्जरलैंड में एक बंदा है, उसे प्लाइडस के कुछ सेमजेस और दूसरे लोगों ने कांटेक्ट किया था.
तो उनका उनकी क्या वजह थी कांटेक्ट करने की? वो क्या करना चाहते थे, कहना चाहते थे? इरादा क्या था उनका? उसके बारे में कुछ कहिए। तो रा कहता है पहले तो दूसरों के किसी काम के बारे में कौन किससे क्या बात कर रहा है हम क्यों बताएं मतलब हम उसे जज नहीं करना चाहते। वो कितना अच्छा था, गलत था, सही था, ये हमारा काम करने का तरीका नहीं है। अगर कोई किसी और ग्रह से तुम्हारे किसी बंदों को आके कांटेक्ट करता है तो हमें उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हम तुम्हें ये नहीं कंफर्म कर सकते, मतलब यकीन से नहीं कह सकते कि उनका जो कांटेक्ट था, उनकी जो बातचीत थी, वो उतनी पवित्र और शुद्ध थी जैसे कि हमारे कॉन्फेडरेशन का कांटेक्ट तुम्हारे साथ। तीसरी बात, हम तुम्हें ये सलाह देते हैं कि उन्होंने जो अपने कांटेक्ट की बातचीत की चीजें लिखी हैं, तो वो उन उन चीजों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे बहुत काम की हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो अच्छी हैं। और उसके बाद जैसे मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूं कि इंसानों के साथ हर तरह के पर ग्रह लोगों का कांटेक्ट हुआ है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अब मैं बार बार तुम्हें नहीं कहना समझाना चाहता कि तुम ये बात क्यों नहीं समझते कि कोई भी कांटेक्ट करे, आखिरकार हर अस्तित्व क्या हमारे अनंत रचयिता का प्रतिबिंब नहीं है? अनंत रचयिता ही तुम्हें हर तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वही तो बातचीत करता है अपने अनंत विभाजनों के साथ, अनंत विभाजनों में। तो घूम फिर के अगर देखा जाए तो वही तो कर रहा है कांटेक्ट। तो डॉन कहता है अच्छा ठीक है, तो आपने मुझे जो कुछ भी बताया, क्या बेहतर होगा कि मैं वो बातें कर्नल स्टीवंस को बताऊं? मतलब कहीं वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि अ, स्वेच्छा का उल्लंघन तो नहीं होगा। तो रा कहता है कि मेरे ख्याल से ये बातें उसे ऑलरेडी पता है, तो हाँ तुम्हें इजाजत है, तुम उसे बता सकते हो। तो डॉन कहता है मैंने ये सवाल जानबूझ के लिया, सिर्फ ये बताने के लिए दो चीजें। एक तो ये कि कोई भी कांटेक्ट करे वो आपका रचेता ही दूसरे रूप में है। दूसरा, आप एरोबिक्स एक्सरसाइज वॉक वगैरह जो कुछ भी करते हो, आ, उसके बीच में, नहाने के बीच में समय कितना होना चाहिए? आ, इस तरह की गलतियां मैं भी करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं इसे शेयर करूं। उसके बाद वो कहता है ठीक है, तो अब हम दोबारा चलते हैं, वो जो टैरो की हम बातें कर रहे थे, उसके अंदर छठा कार्ड जो है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और हम शायद पिछली बार पिछले कार्ड में शायद उसने बात की थी कि उसके हाथ जो हैं इस तरह से अपने सीने के सामने क्रॉस करके, और दूसरी तरफ के इंसान, दूसरी तरफ जो औरत है उसके, उसने उसे पकड़ रखा है। तो वो कहता है कि मैं एक बार दिखा देती हूँ दोबारा। ये क्या हुआ? इसके ऊपर भी यही खुल गया। अभी इतने सारे सेशंस बाकी हैं। हाँ, ये रहा। तो ये, तो वो कहता है कि अगर तो इसने इसका इधर वाला हाथ पकड़ रखा है, इसने इसका इधर वाला हाथ पकड़ रखा है। तो वो कहता है कि जो आदमी है, अगर वो लड़की जो उसके सीधे हाथ को है, उसका उल्टा हाथ खींचेगी, तो उसका पूरा शरीर सीधे हाथ की तरफ घूम जाएगा। और अगर सेम चीज उसके साथ, जो उल्टे हाथ को लड़की है वो उसका सीधा हाथ खींचेगी, तो उसका पूरा शरीर उल्टे हाथ को घूम जाएगा। तो क्या मैं इसमें ये समझने की कोशिश करूं कि उसके जो हाथ ऐसे आगे बंधे हुए हैं और ये जो औरतें दोनों तरफ हैं, कि बदलाव एक इंसान में तब आता है जब आपको उस तरफ कोई खींच के ले जाता है। That the transformation occurs by pull which attempts to turn the entity towards the left or right hand path. मतलब कि अगर कोई मुझे सीधे रास्ते से के तरफ खींचता है,
नहीं नहीं तुम ये करो, नहीं नहीं तुम ऐसा करो, अच्छी चीज करो, बुराइयां मत करो, कर्म अच्छे करो, वगैरह वगैरह। तो मैं उस रास्ते पर खींची चली जाऊंगी। अगर कोई मुझे बुरे रास्ते पे खींचता है कि इसको मार डालो, इसको, इसकी मतलब इसका इसको बर्बाद कर दो, इसके पैसे चुरा लो, ऐसा वैसा, तो मैं उस तरफ खींची चली जाऊंगी। क्या इसका ये मतलब है? तो रा कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द पुल टुवर्ड्स मेंटल पोलैरिटी may well be examined in the light of what the student has already accredited concerning the nature of the conscious exemplified by the male and the unconscious exemplified by the female। वो कहता है आदमी जो है वो आपका चेतन दिमाग है और औरत जो है वो आपका अवचेतन दिमाग है। बोथ द प्रोस्टिट्यूटेड एंड वर्जिनल ऑफ डीप माइंड इनवाइट एंड अवेट द रीचिंग। वो कहता है कि ये जो गलत तरफ या सीधे तरफ किसी भी विभाजन या किसी किसी भी ध्रुवीकरण की तरफ दिमाग का झुकाव होना और उस तरफ बह जाना, ये इस तरह से देखो जैसे कि तुमने सही समझा कि जो चेतन दिमाग है उसको तुम्हारा अवचेतन दिमाग अगर सही तरफ ले जाएगा तो तुम सही तरफ चले जाओगे, बुरे तरफ ले जाएगा तो तुम बुरे तरफ चले जाओगे। जो तुम जिस तरह से तुमने समझाया उसी तरह से ये बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। और वो दोनों दिमाग, एक तो उसने प्रोस्टिट्यूटेड एंड वर्जिनल ऑफ डीप माइंड इनवाइट एंड अवेट द रीचिंग का मतलब जो उसने कहा है प्रोस्टिट्यूट मतलब जो बाजारू औरत होती है, और वर्जिनल ऑफ डीप माइंड मतलब जो पवित्र और शुद्ध औरत होती है जो अभी तक किसी के साथ जिसका संभोग नहीं हुआ है। तो अगर आपको याद होगा पिछले सेशन में ये समझाया था कि ये उल्टे तरफ को जो है उस वो अर्ध नग्न है और सीधे तरफ को जो है वो पूरी ढकी हुई है। तो ये जो है प्रोस्टिट्यूट है, ये वर्जिनल है। तो वो कहता है कि ये तुम्हारे दिमाग का हिस्सा, दिमाग का प्रतिबिंब इस तरह से है, वो इंतजार कर रहा है। आदमी जो चेतन दिमाग को दर्शाता है वो इंतजार कर रहा है, और ये दोनों भी औरतें इंतजार कर रही हैं कि ये इनमें से कौन किस तरफ खींच के ले जाएगा। In this image of transformation of mind, then each of the females points the way it would go, but is not able to move, nor other two females entities striving to do so. They are at rest। कहता है एक चीज और तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। एक तो ये उल्टे हाथ वाली उल्टे हाथ को इशारा कर रही है, सीधे हाथ वाली सीधे हाथ को इशारा कर रही है। लेकिन तुम ये देख रहे हो कि और उस औरतों ने उसका हाथ पकड़ा है। ये क्यों नहीं देख रहे कि आदमी ने भी उनका हाथ थाम रखा है, और ये चाहे भी तो औरतें उस तरफ जा नहीं सकती। आप देखोगे एक पैर उठा हुआ है आगे जाने के लिए, पर ये फिर भी जा नहीं सकती क्योंकि इसने थाम रखा है, दोनों को अपनी तरफ खींच रखा है। और आ, वो दोनों जद्दोजहद नहीं कर रही हैं, लड़ नहीं रही हैं कि नहीं हमें जाने दो। वो खड़ी हैं, वो अपनी अपनी जगह पर खड़ी हैं, चाहे जाने को तैयार हैं पर अपनी जगह पर खड़ी हैं। वो मेहनत नहीं कर रही हैं आगे जाने के लिए, मुशक्कत नहीं कर रही हैं। तो वो कहता है कि उस आदमी ने उन दोनों को पकड़ रखा है, और अगर उसने उन दोनों का हाथ खींच लिया, समझो उसने इसका हाथ खींच लिया, तो ये उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आ जाएगी। और इसका हाथ खींच लिया अगर आदमी ने खींचा, तो ये सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ भी चली जाएगी। आप अपने किसी घर वाले के साथ इस तरह से खड़े होकर ट्राई कर लेना, आपको समझ में आएगा कि वो क्या कह रहा है। तो कहता है कि वो आदमी जो है जो आपके चेतन दिमाग को दर्शाता है, वो भी तो उनको खींच सकता है। और वो अगर ऐसा करेगा तो वो जिस तरफ मुंह करके खड़ी है उससे उल्टी तरफ उनका उनकी शक्ल होगी। अम,
potentially backwards and forwards, rocking first one way, then the other, and not achieving the transformation. वो कहता है वो पहले तो वो एक तरफ घूमेगा, फिर दूसरी तरफ घूमेगा, मतलब आदमी, और आगे पीछे होके, जैसे सालसा और जाइव का कभी डांस देखा है तुमने? उसमें ऐसे ही हाथ पकड़ा जाता है, ऐसे ही 2 लोगों के साथ अगर आप डांस कर रहे हो, तो इस तरह से उनको घुमाया जाता है। पहले इसको इधर घुमाया, फिर इसको इधर घुमाया और पीछे हटे, फिर आगे गए, मतलब पैर पीछे लिए, फिर आगे गए। उसी तरह से ये कुछ कह रहा है, और इस ये सब करने में बदलाव कोई नहीं होता। आप फिर भी वहीं पर उसी जगह पर खड़े हो। अगर आप बदलाव चाहते हो, one principle governing the use of the deep mind must be abandoned. वो कहता है अगर आप बदलाव चाहते हो, अगर आप यहाँ से कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, तो इन दोनों में से एक का हाथ आपको छोड़ना पड़ेगा। इसे इस तरह से ले लो कि ये आदमी की एक बीवी है, एक रखेल है, या जो मर्जी कहना चाहो। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, एक और शब्द है, मुझे याद नहीं। तो अब वो फंसा पड़ा है दोनों के बीच में। अगर वो अपनी इस जगह से कहीं आगे बढ़ना चाहता है, तो दोनों में से एक का हाथ तो छोड़ना चल पड़ेगा। या तो इसका हाथ छोड़े और इसके साथ उधर निकल जाए, या इसका हाथ छोड़े और इसके साथ इधर निकल जाए। वरना तो ये दोनों को जिस तरह से इसने हाथ थाम रखा है, सारी जिंदगी यहीं का यहीं खड़ा रह जाएगा। राइट? सारी जिंदगी सोचता रहेगा, बीवी को पता चल गया तो मेरी तो मतलब पता नहीं क्या हाल होगा। और ये इसको मैं छोड़ नहीं सकता, इसको छोड़ दिया और ये नाराज हो गई, तो इसने जाके मेरी बीवी को बता दिया, तो मैं अ, मतलब मैं क्या ही बोलूं। तो ये इस तरह से खुद को फंसा के बैठा है, इसको दोनों में से एक को छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो कहता है ऐसा खड़े रहने में, अब वहां पे खड़े रह के सालसा जाइव ही कर सकते हो, डांस ही कर सकते हो, ये जो जिंदगी का डांस है, इससे बदलाव नहीं आने वाला जिंदगी में। इसी तरह से आपका दिमाग है। अगर आप सोचते रह जाओगे, अगर आप सोचते रह जाओगे, ये तरफ जाऊं कि ये तरफ जाऊं, अच्छा यहाँ जाऊंगी तो ऐसा होगा, यहाँ जाऊंगी तो ऐसा होगा, अच्छा अम, क्या करूं और क्या नहीं करूं, आप जब सोचते रह जाओगे, तो खड़े तो आप वहीं पर हो ना। आप सिर्फ अपने दिमाग में सोच रहे हो, कंफ्यूजन्स कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अब जा तो कहीं भी नहीं रहे हो। एक बार अगर आपने फैसला कर लिया कि नहीं, मुझे पूना जाना है या नागपुर जाना है, नहीं छोड़ो, मैं नागपुर बहुत दूर है, मैं पूना चलता हूँ, पूना की तरफ निकल लोगे, वहां से तब वहां से हिलोगे ना जब फैसला कर लोगे। तो ये कुछ आपकी जिंदगी में उस तरह से है। तो वो कहता है इट इज टू बी नोटेड दैट द ट्रायंगुलर शेप फॉर्म बाय द शोल्डर्स एंड क्रॉस्ड एल्बोज ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ शेप टू बी एसोसिएटेड विद ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों उसके कंधे, और ये बना उसका त्रिकोण। तो वो कहता है कि ये जो त्रिकोण बना है, ये जो है वो बदलाव का निशान है, उसके साथ इसका ताल्लुक है। अगर आपको याद होगा, तो पहले ये बात हो चुकी है कि ये जो चौकोर निशान है, ये स्थानांतरित या स्थगित, या स्थगित नहीं, स्थानांतरित मतलब कि स्टेबल, और स्क्वायर मतलब स्टेबल है, ग्राउंडेड है नहीं, ओके, मतलब एक ही जगह पर है, तो बैलेंस है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, तो उसका जो शेप है वो ट्रायंगल उल्टा वाला है, और आप ये देख रहे हो कि इस उल्टे त्रिकोण को एक के ऊपर एक दो बार बनाया गया है, अ, एक एक हाथ से, एक दूसरे हाथ से, ओके।
each echo having its own riches to add to the impact of this complex of concepts. और इसकी वजह से उन दोनों का अपना-अपना मतलब है, दोनों अपनी-अपनी तरह से कुछ कह रहे हैं, दोनों अपनी-अपनी तरह से अ, कुछ दर्शा रहे हैं। तो डॉन कहता है कि हम ठीक है, इस कार्ड में अगले सेशन में बात करेंगे। इसके बारे में जो रा ने कहा है उसके बारे में थोड़ा सोच के और उसको समझ के अ, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे ताकि हम कार्ला की ताकत को ज़ाया ना करें। उसको बचा के रखने के लिए मैं आपसे 7वें कार्ड के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। 7वां कार्ड है ये। अब अगर आप देखें यहाँ पर ये स्क्वायर बना हुआ है जो हायरोफेंट कार्ड में था। ये जो पंख पहले ऊपर थे वो नीचे हैं और उस कार्ड में नीचे कुछ चीजें बनी हुई थी वो अब ऊपर बनी हुई हैं। दिखा देती हूँ। ये जो नीचे बनी हुई थी वो ऊपर बनी हुई है। ये पंख जो ऊपर बने हुए थे वो नीचे बने हुए हैं। उल्टा हो गया। उसके अलावा वहां पर ये जो दो आदमी बैठे हुए दिख रहे हैं वो अब यहाँ बैठे हैं। ठीक है। तो इसके हाथ में भी एक गोला है और एक ये डंडा है जो इसके हाथ में डंडा है। ओके, वही सेम। तो वो कहता है उस कार्ड के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये कि वो जो पर्दा है चेतन और अवचेतन मन में उसको यहाँ पर ऐसा लगता है कि निकाल दिया गया है। और द वेल इज अ कर्टन आई वुड अज्यूम एट द टॉप व्हिच इज लिफ्टेड। वो कहता है कि यहाँ पर जो ऊपर ये पर्दा उठ गया है ना, मुझे लगता है ये वो पर्दा है जो उठा दिया गया है और ऊपर इस तरह से दर्शाया हुआ है। और इस पर्दे में से even though this veil has been removed, perception of intelligent infinity is distorted according to the seeker's beliefs and means of seeking. वो कहता है ये पर्दा हटाने के बाद भी उस इंसान की समझदारी, उसकी सोच, उसका नजरिया अ, अनंत बुद्धिमानिता के बारे में अभी भी पूरी तरह से सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो उसकी बिलीफ सिस्टम्स और वो क्या ढूंढ रहा है उसके ऊपर निर्धारित है। अब बिलीफ सिस्टम्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसके वो क्या ढूंढ रहा है, ऑफ कोर्स वो खुदा को ढूंढ रहा है, खुद को ढूंढ रहा है, सच को ढूंढ रहा है, उसके ऊपर निर्धारित है। दूसरी बात, जब वो कहता है बिलीफ सिस्टम्स, तो हिंदी में कैसे कहूँ बिलीफ, हिंदी में चेक कर लेती हूँ कैसे कहूँ, मतलब क्या। ओके, बिलीफ सिस्टम्स इन हिंदी, इन इंडिया नहीं भाई, हिंदी। हिंदी में विश्वास प्रणाली। विश्वास प्रणाली वो है जिसमें आप विश्वास करने लगते हैं। ये कौन सा तरीका है समझाने का। विश्वास करने लगते हैं नहीं, जब आपके साथ कोई भी घटना एक दो तीन बार होती है तो एक बार किसी ने, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कई बार, फिर भी बता देती हूँ। एक बार आपने, किसी ने आपको दूध दिया, आपने पिया, गर्म था, आपने बहुत गर्म है। दूसरी बार फिर ऐसा हुआ, ये हमेशा दूध गर्म ही क्यों होता है, नहीं हमेशा मेरा मुंह जल जाता है। फिर भी दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तीसरी बार, दूसरी बार आपसे गलती हो गई, आपने उठा लिया ग्लास और पी लिया और मुंह जल गया। तीसरी बार आप उठाओगे, पहले तो उंगली डाल के देखोगे, फिर फूक मारोगे, फिर थोड़ा सा जबान से देखोगे गर्म तो नहीं है, फिर पियोगे, क्योंकि आपके मन में ये धारणा बन चुकी है कि मेरा मुंह तो हमेशा जल जाता है दूध से। इस तरह से बहुत सारी विश्वास प्रणालियां होती हैं इंसान की, हर एक की अलग होती है। किसी को एक ही चीज बहुत अच्छी लगती होगी और किसी को एक ही चीज बहुत बुरी लगती है। कोई इंसान कहता है शादी करके कभी सुखी नहीं हुआ कोई, दूसरा इंसान कहता है अरे शादी जैसी चीज तो कोई है ही नहीं। उसी से सुख मिलता है बंधु।
तो इस तरह की अलग-अलग विश्वास प्रणालियां होती हैं जिनको बिलीफ सिस्टम्स कहते हैं। तो वो कहता है कि इस इंसान की विश्वास प्रणाली के ऊपर निर्भर करता है और क्या ढूंढ रहा है उस पे निर्भर करता है कि अ, उसका ये पर्दा निकलने के बाद भी वो अनंत बुद्धिमानिता के बारे में क्या सोचता है। और कुछ लोग कहते हैं भगवान होता ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं अरे अरे अरे, भगवान ने सुन लिया तो पाप लग जाएगा भाई। तो रा कहता है जैसे कि आप देखते हो ये जो पर्दा होता है, ऑब्जर्व द वेल ऑफ द इमेज ऑफ द ग्रेट वे ऑफ द माइंड, दिमाग का रास्ता, ग्रेट वे ऑफ द माइंड मतलब दिमाग जिस रास्ते पे चल पड़ा। तो इसका ये जो पर्दा है ग्रेट वे ऑफ द माइंड का, ये अगर तुम उसे ध्यान से देखोगे पर्दे को तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये उसके आस आसपास का जो माहौल है उसके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत फ्रेमवर्क बता रहा है कि किस तरह का माहौल है। द ग्रेट वे ऑफ द माइंड बॉडी एंड स्पिरिट इज इंटेंडेड टू limb the milieu within which the work of mind, body, spirit shall be placed. In this context, limb can be defined as depict or described, and milieu can be defined as surroundings or the setting in which something happens or develops. Thank you for describing that, Jim and Don. तो वो कहता है कि वो जो पर्दा है जो भी अधूरा है या ऊपर उठता हुआ लग रहा है, तो वो है उसके रास्ते पर, दिमाग के, शरीर के, आत्मा के रास्ते पर जानबूझ के इस तरह से उसको दर्शाया हुआ है कि वो उसके आसपास के माहौल को दर्शाए या उसके अंदर के माहौल को दर्शाए कि उसके अंदर, उसके मन में, उसके शरीर में, उसकी आत्मा में किस तरह का माहौल है या उसके आसपास है। इसीलिए द वेल जो पर्दा है वो इस तरह से दिखाया है कि थोड़ा सा उठा हुआ है लेकिन अभी भी पूरा गया नहीं है, अभी भी थोड़ा है। और दिमाग का और बदलाव का काम जो है उसका काम है धीरे धीरे इस पर्दे को पूरी तरह से उठाना, उसे दूर करना। आपके चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में इस पर्दे का उठना वक्त लेता है, धीरे धीरे उठता है, एकदम से पूरा कभी किसी का नहीं उठता। तो वो ये बता रहा है, द कंप्लीट सक्सेस ऑफ दिस अटेम्प्ट इज नॉट प्रॉपर्ली अ पोर्शन ऑफ द थर्ड डेंसिटी वर्क एंड मोर स्पेशली थर्ड डेंसिटी मेंटल प्रोसेसेस। ओ माय गॉड। तो कहता है तीसरी घनत्वता में तुम्हारा ये पर्दा पूरी तरह से कभी नहीं उठता। ये तीसरी घनत्वता में रहते हुए तो उसका काम ही नहीं है। और खास करके तुम्हारे दिमाग का, आत्मा का हो सकता है पता नहीं आगे वो क्या कहेगा, लेकिन दिमाग का अगर तुम कहो कि तुम पूरी तरह से तीसरी घनत्वता में रहते हुए तुमने उस पर्दे को भेद लिया, कहता है ऐसा होता नहीं है। Don कहता है the fact that the veil is raised higher on the right hand side than on the left indicates to me that the adept choosing a positive polarity will have greater success in penetrating the veil। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है सीधे तरफ ये काफी उठा हुआ है, वो छोटा सा हिस्सा रह गया है। उल्टी तरफ ये उसका सीधा हाथ है, ये उसका उल्टा हाथ है। उल्टी तरफ अभी भी काफी हद तक बाकी है। तो अगर वो सीधे रास्ते पे चलेगा उस पर्दे को उठाने में तो उसे ज्यादा तरक्की मिलेगी और आध्यात्मिक उन्नति होगी नहीं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो राह कहते हैं हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तुम आने वाली उन्नति और तरक्की की बात कर रहे हो और तीसरी घनत्वता के अनुभवों में, तीसरे घनत्वता के जो तुम लोगों के अनुभव होते हैं वो इतने आड़े टेढ़े मेढ़े मरोड़े हुए होते हैं कि जो इंसान का ध्रुवीकरण सीधा हो भी आ, उसको ज्यादा मदद मिलती है बजाय इसके के उल्टे हाथ के रास्ते पे चलने वाला। तो उसको तो फिर भी कोई मदद कर देगा, उल्टे हाथ वाले पे चलने वाले का मदद पता नहीं, लेकिन देखने में तो आज की डेट में ऐसा लग रहा है जैसे कि उल्टा ही हो रहा है। खैर, आगे पढ़ते हैं।
तो डॉन कहता है कि it would seem to me that since Ra stated in the last session the limit of the viewpoint of the source of all distortion, that the very nature of the service to self distortions that create the left hand path are a function of the veil, and therefore are dependent, you might say, to some degree on at least a partial continued veiling. Does this make any sense? वो कहता है कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने पिछले सेशन में बोला था कि ये जो नजरिए की हद होती है, ये होता है हमारे हर विभाजन या हमारे हर झुकाव का, वहां हमारा हर विभाजन, हर झुकाव वहां से उपजता है। तो हमारा नजरिया वहां से उपजता है कि हमारे क्या विभाजन है, हमारी क्या धारणाएं हैं, वहां से हमारी सोच उपजती है, हमारा नजरिया उपजता है। तो खुदगर्जी की सेवा वाला जो स्वभाव है और वो जो विभाजन है, जो ध्रुवीकरण है, जिसकी वजह से लोग उल्टे हाथ को जाते हैं, वो पर्दे की वजह से है। और इसीलिए वो निर्भर हैं कि कुछ हद तक कि उनको वो पर्दा जो है आधा गिरा ही रहे, पूरी तरह ना ही निकले। क्या इस कार्ड में जो दर्शाया गया है वो कुछ ये कहने की कोशिश कर रहा है? तो रा कहते हैं हाँ, जो तुम कह रहे हो उसमें कुछ आ, लग तो रहा है कि हाँ, थोड़ी अक्ल वाली ही बात कर रहे हो, मतलब उस तुम्हारी बात का सेंस बन रहा है, लॉजिक है इसमें। लॉजिक को हिंदी में क्या कहते हैं? लॉजिक को हिंदी में क्या कहते हैं? उसमें लॉजिक है, तर्क है। ओ थैंक यू, तर्क है तुम्हारी बात में। द पोलैरिटीज आर बोथ डिपेंडेंट अपॉन अ लिमिटेड व्यू पॉइंट। दोनों ध्रुवीकरण जो हैं वो एक हद में तुम्हारे नजरिए के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन जो खुदगर्जी वाला ध्रुवीकरण है वो बहुत ज्यादा इस पर्दे की वजह से माया जाल में अ, अलग, दो दो चीजों को अलग समझने वाली बातों में, मतलब खुद को दूसरों से अलग समझना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और जो दूसरों की सेवा वाला रास्ता है वो अ, इस माया जाल से के पार उस ईश्वर को, उस रचेता को हर चीज में देखता है। मतलब अगर कोई खुदगर्जी के रास्ते पे है तो उसे हर कोई अपने से अलग ही लगता है, इसीलिए वो हर एक पे उंगली उठा के उनको आ, दोष देता है। और जो इंसान दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलता है उसे हर एक में ईश्वर दिखता है। तो ये तो अपना अपना नजरिया है, और तुम्हारा ध्रुवीकरण जो है तुम लोगों का, वो अपने नजरिए पे और इस माया जाल में तुम किस तरफ हो, तुम उस पर्दे को किस हद तक भेद चुके हो, उस पे निर्भर करता है। और तुम्हारा जो स्वभाव और तुम्हारी जो सोच है दूसरों के प्रति, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये जो तुम्हारा दूसरों की तरफ जो व्यवहार है, तुम्हारी सोच है, ये पूरी की पूरी तुम्हारी तीसरी घनत्वता के माया जाल से बनी हुई है, पूरी उसी से बनी हुई है। अब तुम किस तरफ जाते हो ये तो तुम्हें देखना है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो ये तुम पे निर्भर है, और जैसा तुम सोचोगे, जिस रास्ते पे तुम चलोगे, उस तरह से आगे होता जाएगा। तो डॉन कहता है कि वो जो आदमी है उसके क्राउन पे 3 सितारे हैं। अच्छा, इसमें दिखाए नहीं गए, बट आम तौर पे इस आदमी के सर पे 3 सितारे होते हैं। मैं दिखा देती हूँ, 1 मिनट। अ, ओके, दिस इज अ क्लियर पिक्चर। तो इसके सर के ऊपर ऐसे 3 सितारे होते हैं।
ओके, 1 2 3, यहाँ पे 5 है, सर के ऊपर एक है। आमतौर पे 3-4 सितारे होते हैं इसके, और इसके पर्दा जो है उसके ऊपर भी सितारे। इस वाले फोटो में आप देख रहे हो, इसके पीछे पर्दा अभी है, आगे वाला थोड़ा-सा हटा है, पीछे वाले में अभी भी है। तो ये जो रा ने चित्रकारी की थी, इसमें सिर्फ आधा है। तो वो कहता है कि इसके जो सितारे बने हुए हैं, मेरे ख्याल से वो उसके मन के, शरीर के और आत्मा के संतुलन पे उसने जो मास्टरी पा ली है, मतलब उसको पूरी तरह से संतुलित करना सीख लिया है, उसको दर्शा रहे हैं। क्या ये सही सोच रहा हूँ मैं? तो रा कहता है दिस डिवाइस इज एस्ट्रोलॉजिकल इन ओरिजिन एंड द इंटरप्रिटेशन गिवन समवॉट कंफ्यूजिंग। कहता है ये जो सितारे बने हैं हमने नहीं बनाए, वो इजिप्ट के लोगों ने बनाए हैं, और उन्होंने चांद सितारे और ग्रहों के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बनाने की कोशिश की है, और वो हमें भी कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं। और इस चित्रकारी का ताल्लुक हमें ऐसा लगता है कि दिमाग के माहौल से है, कि दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या सोच रहे हो, दिमाग में क्या विश्वास प्रणालियां बन चुकी हैं। तो ये सही रहेगा कि ये बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में जो सोच रहे हो ना, उसे ऐसा मत सोचो। उसे थोड़ा-सा तुम्हारी सोच से आज़ाद करो और खुले मन से उसके बारे में सोचो। हो सकता है कि वो कुछ और भी हो, और हो सकता है कि हर इंसान के लिए उसका मतलब कुछ और हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान देखेगा तो वो बोलेगा, "अरे! इसके तो चाँद सर पे सितारा है, इतने सारे सितारे, अरे, अरे! भगवान का तो इस पे खूब आशीर्वाद है।" दूसरा कहेगा, "सितारे हैं, अच्छा इसका मतलब ये रात का प्राणी है, ये रात को ज़्यादा जागता होगा।" तीसरा कहे, और दिन में सोता होगा। तीसरा कहेगा, "अरे! रात का प्राणी है, इसका मतलब निशाचर होगा, ये ज़रूर वो क्या कहते राक्षस होगा। देखो, देखो इसके हाथ में डंडा भी है, और ये है, वो है।" चौथा कुछ और कहेगा, पाँचवाँ कुछ और कहेगा। हर एक की अपनी सोच है, तो कौन इंसान क्या कहता है, ये उसकी सोच पे निर्भर है। तो फिर डॉन कहता है कि ये जो उसके सामने जो 2 स्फिंक्स बने हुए हैं, तब एक काला और एक सफेद, जो उसके चैरियट, मतलब उसके रथ के जहाँ घोड़े लगते हैं वहां पर ये 2 स्फिंक्स बने हुए हैं। वो अब बदल के, मतलब वो जो पहले वाले कार्ड में, 5 वाले कार्ड में रसेट्स थे, ये थे 2 एल्फ की तरह, ये अब स्फिंक्स बन गए बदल के। ये सफेद काला, ये सफेद, हालांकि ये थोड़ा कम काला है। तो वो कहता है क्या इसका मतलब ये है कि वो अपने उत्प्रेरकों पर विजय पा चुका है, और मैं ये भी समझूं कि ये जो है, ये ताकत, ये ताकतवर हैं, मतलब ये उसकी ताकत है जो इस रथ को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं, ताकि वो अपने दिमाग को बदल सके। दिमाग के बदलाव में उसकी, जैसे वो आदमी दिमाग का बदलाव करना चाहता है, तो उसमें ये जो 2 नीचे स्फिंक्स बैठे हैं उसकी मदद करते हैं। अगर वो आगे जाना चाहे तो आगे ले जाते हैं, रुकना चाहे रुक जाते हैं। अ, पहले, अनलाइक इट वाज प्रायर टू दिस मास्टरी लॉक्ड विद इन द इल्यूजन टू बिकम मोबाइल। वो कहता है कि जब वो माया जाल में पर्दा हटने से पहले, तो वो उसमें कैद था। वो पहले वाले 5 नंबर वाले कार्ड में वो कैद था। तो यहाँ पर वो लोग उसे आगे लेके जा सकते हैं और वो आजाद है। और ये मास्टरी, मतलब इस पे विजय पाने से पहले यहाँ पर ये कैद था, ये दोनों बैठे हुए थे, ये भी बैठा हुआ था। अब वो उसके सामने आ गए हैं, और दिमाग के बदलाव को वो किस दिशा में लेके जाना चाहता है, उसमें ये दोनों उसकी मदद कर रहे हैं। और वो जो भी करना चाहता है अपना चुनाव, उसमें ये उसके साथी हैं। अपने उत्प्रेरकों का, यहाँ पे वो उत्प्रेरकों पे वो विजय पा चुका है जो पहले नहीं था। तो रा कहता है
पहले तो छात्र हम तुमसे ये कहते हैं कि इसे इस ये जो रास्ते को, बड़े रास्ते को, दिमाग के बड़े रास्ते को अंत मत समझो कि ये दिमाग के 7 कार्ड खत्म हो गए तो तुम्हें लगता है इसका अंत हो गया। अंत नहीं हुआ है। किसी भी चीज का अंत नहीं होता यहाँ पर। ये अभी तो सिर्फ 7वां कार्ड है। ये इसका कार्य अभी आगे और बहुत चलेगा। जब तक ये दिमाग का जो माहौल है, दिमाग की जो सोच है, दिमाग की जो विश्वास प्रणाली है, वो अलग होके, वो विजय पाके, वो उन्नति करके, जब तक एक एक चीज अलग नहीं हो जाती, मतलब उसको क्लैरिटी नहीं मिल जाती, more clearly delineated image of the environment, उसको अपनी सोच जो उसके दिमाग में है, विश्वास प्रणाली है, उस अपने दिमाग का जो माहौल है उसके बारे में उसे पूरी तरह से वो अपने अंदर जाके खुद को नहीं समझता, जब तक अपने शरीर को पूरी तरह नहीं समझता और जब तक अपनी आत्मा को इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से नहीं समझता, शरीर को भी इस्तेमाल करके पूरी तरह से नहीं समझता, तब तक इसका अंत नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारे सभ्यता और संस्कारों के हिसाब से तुम जिसे स्फिंक्स कह रहे हो, वो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने उत्प्रेरकों के ऊपर विजय पा ली है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तो दूसरी बात जो तुमने समझी कि इन स्फिंक्स को, अब स्फिंक्स को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, पर आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कह रही हूँ। जो स्फिंक्स है उसको यहाँ पर जो रखा गया है, वो इस रथ को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है ताकि ये रथ आगे बढ़े। हाँ, वो तुम सही हो उसमें। और you may connote the concept of time to the image of the sphinx. The mental and mental emotional complex ripens and moves as is transformed in time. I would rather translate this. I don't want to make a mistake. Translate. आपकी अवधारणा को समझ सकते हैं। स्फिंक्स की छवि के लिए समय मानसिक और मानसिक भावनात्मक जटिल पकता है और चलता है और समय में बदल जाता है। वो कहता है कि तुम जो समझ रहे हो उस समय के हिसाब से इस स्फिंक्स को तुम समझ रहे हो, लेकिन दिमाग और भावना और मन जो है वो जैसे जैसे पकता है। आज अगर किसी को बोलेंगे ना मैं पक गई तो वो बोलेगा ये बोर हो गई। कितनी गलत हो गई है भाषा हम लोगों की। पकने का मतलब वो नहीं है कि बोर हो गई, वो यहाँ पे पकता है उसने इसलिए कहा, मैं तभी सोचूं ये पकता है क्यों कह रहा है। पकना के पकने का मतलब कि समझ जाना, पूरी तरीके से समझ जाना। एक फल पेड़ पे पकता है तो मीठा होता है, मतलब वो पूरी तरह से बन चुका है। तो वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल जब ये पूरी तरह से सारे अनुभवों के बाद, सारी सोच समझ के बाद पूरी तरह से समझदार हो जाता है, तब ये आगे बढ़ता है समय में और तब इसमें बदलाव आता है। तो ये जो तुमने दूसरी बात समझी कि उन जानवरों को, स्फिंक्स को वहां पर रथ के आगे लगाया है, वो आगे बढ़ने के लिए लगाया, ये तुमने सही समझा। Okay, 45 minutes. I think I'm going to stop this session here and continue in the next session. I am sorry about all the mistakes that I may make, all the translations that I need to keep checking and meanings in Hindi. एंड आई एम सॉरी, हाँ सॉरी कि मैं कल भी सेशन नहीं कर पाई, मैं बहुत बिजी थी किसी पर्सनल काम से। और घर पर ही काफी देर से आई और आज भी एक्चुअली वैसे था, 2 दिन से थोड़ा सा ज्यादा बिजी चल रही हूँ। तो आई एम सॉरी, इस सेशन को मैं इतना लेट अपलोड कर रही हूँ। मैंने कोशिश की, जैसे कि मैंने कहा, मैं शाम के 6 बजे से कोशिश कर रही हूँ, 7 बजे से कोशिश कर रही हूँ।
और 8:30 बज चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अ, पर थैंक यू आर्कएंजल माइकल कि मैं इस सेशन को पूरा कर पाई। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट।